नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 9th और ये इतिहास है, हिस्ट्री है। मुख्य रूप से कई सारे बच्चों ने कमेंट कर रखा है कि सर क्लास 9th और 10th के वीडियोस को लेके आइए। तो मैं आप सभी को बता दूं, आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 9th का जो सेकेंड चैप्टर है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले चैप्टर को अर्थात फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंप्लीट करवा रखा था। आज हम आप सभी को क्लास 9th हिस्ट्री इतिहास के सेकेंड चैप्टर, जो रसिया के अंदर क्रांति हुई थी, रूस के अंदर रिवोल्यूशन हुआ था, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार हिस्ट्री जो है, इसमें ये सेकेंड चैप्टर काफी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो फ्रांसीसी क्रांति और रसिया की क्रांति से पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप सभी को बड़े ही डिटेल्स में और एक स्टोरी की तरह आप लोगों को समझाने वाला हूं, जिससे आपको ये कहानी या फिर आप कह सकते हैं कि रसिया के अंदर जो क्रांति हुई थी वो बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर है, जो इतिहास का सेकेंड चैप्टर है, उसका नाम है यूरोप में समाजवाद। और इसके अलावा आपको इसमें रूसी क्रांति पढ़ना है, क्योंकि रूसी क्रांति इसमें जो है मुख्य रूप से रशियन रेवोल्यूशन ही इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो आपका सेकेंड चैप्टर जो है वो कहता है यूरोप में समाजवाद कैसे शुरू हुआ और रूसी क्रांति के अंतर्गत क्या क्या हुआ है। अब मैं आप सभी को सबसे पहले रूस के क्रांति के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं यूरोप में समाजवाद के अंदर, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है क्रांति का विचार। ये जो रिवोल्यूशन हुआ, जैसे कि फ्रांस में क्रांति हुई, तो उसके विचार कहां से आए, थॉट कहां से आए, लोगों के दिमाग में ये बातें कहां से आई कि अब हम लोग क्रांति करेंगे, अब हम लोग बदलाव करेंगे, अब हम लोग एक नए समाज का निर्माण करेंगे, अब हम राजा को हटाएंगे, अब हम जनतंत्र लाएंगे, जनता के द्वारा शासन करवाएंगे। तो ये सारी चीजें, थॉट जो है, जो रशियन क्रांति में हम पढ़ रहे हैं, ये सारे विचार आ कहां से रहे थे। तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारा है क्रांति के विचार। अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में आजादी के लिए और समानता के विचार फैलने लगे। क्या हुआ, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो जब वहां पे इस प्रकार की क्रांति हो रही थी, क्योंकि रसिया वाले लोगों ने पहले ही देख लिया था कि फ्रांस में हो क्या रहा है। फ्रांस में लोगों ने कैसे राजा को गद्दी से हटा दिया, जनता के द्वारा शासन लाया, और हालांकि फ्रांस में और भी बहुत सारी चीजें देखी गई थी। तो ये जो आजादी के थॉट थे, जो विचार थे, ये सब इनको कहां से मिला, तो फ्रांसीसी क्रांति से मिला। इसके बाद समानता की जो बातें आ रही है, जो हम बातें समानता की कर रही है, ये समानता की बातें भी इनको कहां से थॉट मिला, ये सब भी इनको फ्रेंच से मिला, मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति से मिला। इसके अलावा ये दोनों विचार जो हैं, कौन कौन से विचार, आजादी के विचार और समानता के विचार, ये अब रूस के अंदर भी फैलने लगे थे, रूस के अंदर भी चलने लगा था। इस क्रांति ने समाज को बदलने की, जो समाज को बदलने मतलब कि समाज के अंदर जो परिवर्तन हो रहा था, वो सोच प्रदान किया, वो थॉट प्रदान किया, वो थिंकिंग प्रदान किया। किसने, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। किस प्रकार से, क्योंकि ऑलरेडी उस समय तक फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर आजादी हो चुकी थी, लोग समानता की बातें कर रहे थे। इन बातों को सोचते हुए ये क्रांति जो है वो रसिया पहुंच गया। आपको पता है ना कि जब एक घर में आग लगता है तो पड़ोसी का भी घर जलता है। तो ऑलरेडी, अब मैं आग लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि ऑलरेडी फ्रेंच के अंदर रेवोल्यूशन हो गया था। इसके बाद अब ये रेवोल्यूशन बढ़ के यहां रसिया के अंदर भी आ गया। रसिया के लोगों की भी सोच बदलने लगी। जो पहले अमीर और चर्च के कब्जे में था, पहले क्या था आपको पता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी क्या हो रहा था, पादरी लोग जो थे, पॉप लोग जो थे, उनके पास बहुत माल पूंजी था, बहुत संपत्ति था, वो राजा से भी ऊपर थे। उन लोगों ने पूरे फ्रांस को अपने कंट्रोल में रखा था। भारत में भी राजा राम मोहन राय जो थे, ऐसे लोगों ने इन विचारों की तारीफ की। उस समय के जो थिंकर थे, जो समाज सुधारक थे, उसमें राजा राम मोहन राय का भी नाम आता है। तो राजा राम मोहन राय ने भी इस क्रांति के विचार की तारीफ की। अब इस क्रांति के विचार में था क्या क्या, तो आजादी का डिमांड, समानता का डिमांड। तो ये सब कहां आ गया था, ये सब रसिया के अंदर आ गया था। लेकिन कहां से आया था, फ्रांस से आया था।
फ्रांस के लोगों ने पहले ही ये सब कर रखा था। तो ये विचार अब धीरे धीरे यहाँ पे रूस में फैलने लगा था। तो ये पहला पॉइंट था कि क्रांति के विचार आखिर आए कहां से, क्रांति के बारे में लोगों ने सोचा कैसे, क्रांति के बारे में बदलाव आया कैसे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्रांति के विचार के बारे में था। अब हम आपको अगले स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा क्या कहता है, बदलाव के अलग अलग विचार। अब देखिए, सभी लोग रशिया के अंदर भी बदलाव चाहते थे, लोग चाहते थे कि यहाँ पे बदलाव हो, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बदलाव के अलग अलग विचार, जितने भी लोग थे। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर मान लो एक समाज है और इस समाज में अगर 1000 व्यक्ति हैं, तो ये 1000 व्यक्ति जो है वो अलग अलग तरह, इनकी सोच जो होगी ना, ये बिल्कुल अलग अलग होगी। सभी लोगों का सोच एक जैसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे रूस के अंदर जितने भी लोग थे, सबका विचार अलग अलग था। वो विचार में बटे हुए थे, उनका विचार जो था वो अलग अलग बटा हुआ था, और हर व्यक्ति या फिर कह सकते हैं हर ग्रुप अलग अलग तरीकों से रूस के अंदर बदलाव चाहता था। अब मैं आपको बताता हूं, पहला पॉइंट हमारा कहता है सब लोग एक जैसे बदलाव नहीं चाहते थे। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना आपको, एग्जांपल के माध्यम से मैंने यही समझाया कि सभी लोग ना एक जैसा बदलाव नहीं चाहते थे। सबका ऐसा मानना नहीं था कि भाई सब ऐसे विचार में एक जैसे एक मत के हो गए और कहने लगे नहीं चलो यही काम सही है, चलो यही काम सही है, सब मिलके। नहीं, उसमें से कुछ लोग कहते थे कि भाई नहीं पानी यहां रहना चाहिए, कुछ लोग कहते थे नहीं भाई सड़क यहां रहना चाहिए था, कुछ लोग कहते नहीं नेता इसे बनाओ, कुछ लोग कहते थे भाई कोई नहीं हमको नेता बना दो। तो ऐसे विचार हो रहे थे। तो सब लोग एक जैसे बदलाव नहीं चाहते थे। पहला पॉइंट, बदलाव के अलग अलग विचार में आपको एग्जाम में बताना है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से बदलाव चाहते थे। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कुछ चाहते थे धीरे धीरे बदलाव। मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे वहां पे जो कह रहे थे ठीक है भाई, तू अगर बदलना ही चाहता है तो बदल, तू बदलाव लाना चाहता है, चेंजिंग करना चाहता है तो कर, लेकिन एकदम रफ्तार में मत करना भाई, धीरे धीरे करो, स्लो स्लो में करो, आराम आराम से करो, बहुत तेजी से बदलाव नहीं चाहिए। तो कुछ लोग चाहते थे धीरे धीरे बदलाव। दूसरा पॉइंट है कुछ लोग चाहते थे समाज को पूरी तरह से बदल दे। अब कुछ ऐसे सोच के लोग थे, कहते नहीं भाई समुंदर में आग लगा दो, धरती पे पहाड़ बना दो, ऐसा मतलब अचानक से सब कुछ बदल जाना चाहिए। तो कुछ लोग तो ऐसे थे कि कह रहे थे बदलाव करो लेकिन धीरे धीरे करो। कुछ लोग चाहते थे कि समाज को पूरी तरह बदल देना होगा तभी समाज में परिवर्तन आएगा, मतलब समाज को पूरा चेंज करो, पूरा यहाँ पे चेंजिंग होना चाहिए, समाज को पूर्ण रूप से बदल दो, जो चीजें जैसी हैं उस सबको खत्म करो और नई चीजों का शुरुआत करो, नई चीजें लाओ, नई सरकार लाओ, नई सड़कें बनाओ, नई व्यवस्था लाओ, नई नौकरियां लाओ, नई नई नियम कानूनों को बनाओ। तो कुछ लोग ऐसे थे। तो ये बदलाव के अलग अलग विचार में ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है 3 तरह के लोग। अब 3 तरह के लोग मतलब अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि जो विचार था समाज के लोगों का अलग अलग विचार कि बदलाव जरूरी है। कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत तेजी से बदलाव करो, कुछ लोग कहते थे बहुत धीरे धीरे बदलाव करो। तो ये जो सोच थी लोगों की, इन लोगों की बात करेंगे। मतलब 3 तरह के ये लोग थे मुख्य रूप से, ऐसे सोच वाले पूरे समाज को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जिसमें सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, मतलब पहले व्यक्ति नहीं कह सकते हो आप, एक सोच कह सकते हो, एक ग्रुप कह सकते हो, जो रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव थे ये। अब ये क्या कहते थे, ये बदलाव के विरोधी थे। मतलब ये सीधा कहते थे कोई बदलाव नहीं चाहिए भाई। कहां, रसिया के अंदर जो लोग बदलाव चाहते थे उसमें रूढ़िवादी जो लोग थे नंबर 1 पे आते हैं। ये वो लोग थे जो बदलाव के विरोधी थे। ये कह रहे थे बदलाव नहीं चाहिए भाई, बदलाव करना ही नहीं है, हमें बदलाव नहीं चाहिए समाज में, जैसा है सब ठीक है चलने दो। लेकिन बाद में थोड़ा बहुत बदलाव स्वीकार किया, लेकिन बाद में आगे चल के जैसे समय और परिस्थितियां बदलती गई उसके बाद यही रूढ़िवादी लोग जो थे इन्होंने कहा कि चलो यार ठीक है, बदलाव के लिए तो हम पहले मना कर रहे थे लेकिन अब हम चाहते हैं कि बदलाव करो, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे, मतलब बहुत धीरे धीरे बदलाव तो होगा लेकिन धीरे धीरे होगा, अचानक से कुछ नहीं बदलेगा, अचानक से चेंजिंग नहीं होगा, ये नियम वो नियम नहीं आएगा। तो ये पहले सोच के व्यक्ति थे, कौन, रूढ़िवादी कंजर्वेटिव लोग, जो ये कहते थे कि भाई चलो हम इसी समाज के रहने वाले हैं, इस समाज में पहले क्या कहा कि बदलाव ही नहीं चाहिए,
जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, जैसे हमारे दादा परदादाओं ने किया है वैसा ही समस्या चलने दो, वैसे ही लोग रहेंगे, वैसे ही नियम कानून रहेंगे, वैसे ही समाज की गतिविधियां रहेगी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब समय बदला तो इन्होंने स्वीकार किया कि चलो धीरे धीरे समाज को बदलो, मतलब स्लोली स्लोली समाज को बदलना चाहिए। तो ये पहले व्यक्ति थे, कौन? रूढ़िवादी। यही 3 तरह के लोगों में से ये पहले व्यक्ति के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि रूढ़ी व्यक्ति मतलब कि रूढ़िवादी विचार के लोग कैसे थे, उनकी सोच कैसी थी। अभी पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको इन विचारों में 3 तरह के लोगों के बारे में बताया था, जिसमें पहले लोग कंजर्वेटिव अर्थात रूढ़िवादी लोगों के बारे में बताया था। अब मैं आपको नंबर 2 पे उदारवादी के बारे में समझा देता हूं। लिबरल्स भी थे, उदारवादी को लिबरल्स भी कहते हैं। अब ये कैसे लोग थे और इनका सोच कैसा था, इसके बारे में देख लेते हैं। ऐसा देश चाहते थे, रूस को एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जहां सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले, जैसा कि हमारे भारत में होता है, जितने भी धर्म है सभी को सम्मान अधिकार मिले। तो उदारवादी सोच के जो लोग थे वो चाहते थे कि देश में कुछ ऐसा बदलाव हो जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार मिले। राजा की मनमानी नहीं चाहते थे, वो कहते थे कि हमें राजा का मनमानी नहीं चाहिए भाई, जो राजा कहेगा वही नहीं होगा, जो राजा चाहेगा वही नहीं होगा, क्योंकि राजा तो तानाशाह हो जाता था ना, राजा अपनी मनमानी करने लगता था। तो इन्हें राजा के द्वारा मनमानी करने की कोई प्रक्रिया पसंद नहीं था। कौन से लोग थे ये? उदारवादी थे, लिबरल्स थे। ये कहते थे कि लोगों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, मतलब जितने भी इस देश के लोग हैं, चाहे वो किसी भी तबके का हो, उन सभी के फंडामेंटल राइट्स जो थे, अधिकार जो थे, उसकी रक्षा होनी चाहिए। चुनाव वाली सरकार चाहते थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, उदारवादी जो लोग थे वो क्या चाहते थे कि रसिया के अंदर सरकार चाहे जैसी भी हो लेकिन वो जनता के द्वारा चुनी होनी चाहिए, मतलब डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, जनतंत्र होना चाहिए, राजशाही नहीं चाहिए, राजा की मनमानी नहीं चाहिए। जनता जिसे चुन के सरकार में लाना चाहती है वो सरकार हमें चाहिए जो न्यायपालिका के अनुसार चले, लेकिन ये सभी को वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहते थे। देखिए कुछ अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराइयां भी है। इनका ऐसा मानना था कि जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार हो जो न्यायपालिका के माध्यम से चलाई जाए, जो न्यायपालिका फैसला ले उसको माने। लेकिन इसमें एक कमी क्या थी, ये सभी को वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहते थे। ये जो मत देने का अधिकार है, मतदान, देखिए मतदान भी बहुत जरूरी है एक डेमोक्रेटिकल कंट्री के लिए। तो यहां पे ये वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहते थे समाज के सभी व्यक्तियों, केवल अमीर लोगों को। मतलब इनका मानना था, किसका? उदारवादी का, जो रिच पर्सन है, जो पैसे वाला है, जो धनवान है, उसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उसमें भी इनके एक प्रॉब्लम थी, ये महिलाओं को तो बिल्कुल ही मतलब वोट देना नहीं दिलवाना नहीं चाहते, मतलब महिलाओं को ये अधिकार ही मत दो कि वो वोट दे। रिच में भी पुरुष होने चाहिए, मतलब पुरुष के पास दिमाग है और महिला के पास दिमाग ही नहीं। इनका ऐसा मानना था, हमने तो नहीं, हम नहीं बोलने के बाद। तो ये जो लोग थे, कौन? उदारवादी, लिबरल्स, ये इनका ऐसा मानना था कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार हो, न्यायपालिका के माध्यम से चले, साथ ही साथ वोट देने का अधिकार जो है वो सिर्फ पुरुषों को, उसमें भी वो पुरुष जो धनी पुरुष हो। तो ये सारे विचार किसके थे? उदारवादी, लिबरल्स। ये नंबर 2 पे आता है, क्योंकि मैंने रूस के अंदर के समाज के लोगों के सोच को 3 भागों में बांटा है, जिसमें से 2 भाग ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। पहला था रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव, दूसरा है उदारवादी, लिबरल्स। और ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि आपको ये सारी चीजें ऐसे याद हो जाए ना, ऐसा समझ में आ जाए कि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओ। कई बार बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, सर 9th के बताओ, 10th के बताओ। क्या है ना कि भाई मैं अकेला टीचर हूं, मैं कोई बहुत बड़ा मतलब, और सब जो यूट्यूबर हैं जिनके पास बहुत सारे टीम्स हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन मैं अकेला ही पढ़ाता हूं। तो मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए वीडियोज ला रहा हूं, आप टेंशन मत लो। बहुत सारे बच्चों को पता है मुझे कि वो मेरी वीडियो के माध्यम से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि अब फैमिली हमारी भी बड़ी हो रही है, तो लोगों का डिमांड स्वाभाविक ही है कि मेरे पास आएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके डिमांड को पूरा किया जाए। तो यहां पे मैंने आपको मुख्य रूप से 2 पॉइंट समझा दिया। पहला क्या था? रूढ़िवादी, और दूसरा क्या था? उदारवादी। अब हम आपको तीसरे पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं। अब हमारे तीसरे नंबर पे जो आदमी वगैरह आते हैं, जो सोच वगैरह आती है रसिया के, वो हैं अमूल परिवर्तनवादी, जिन्हें हम रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या चाहते हैं। देखिए
ऐसे सोच के लोग जो रेडिकल्स थे, ये जो लोग थे, ऐसी सरकार चाहते थे, मतलब एक ऐसे गवर्नमेंट को बनाना चाहते थे रसिया के अंदर, एक ऐसे गवर्नमेंट को तैयार करके शासन में लाना चाहते थे जिसे ज्यादातर लोग पसंद करें। मतलब बहुत साधारण सा बात है, ऐसी सरकार, ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता हो जिसे रूस का ज्यादातर व्यक्ति, मतलब बहुमत वाले व्यक्ति उनको पसंद करते हो। औरतों को भी वोट का अधिकार देने के समर्थक थे। अब ये जो अमूल परिवर्तनवादी थे, इन्होंने साफ साफ कहा कि समाज के अंदर महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है और हमें ये चाहिए कि हम महिलाओं को भी मत अर्थात वोट देने का अधिकार दें। बड़े जमींदारों और उद्योगपतियों के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। अब जो पैसे वाले पूंजीपति वाले लोग थे, जो बहुत जमींदार थे, जो राजा रजवाड़े थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, उनके पास जो बहुत ज्यादा जमीन या संपत्ति था, ये उसके खिलाफ थे। कौन? रेडिकल सब, मतलब कि अमूल परिवर्तनवादी। ये चाहते थे कि नहीं भाई, ये समाज के ये बड़े तबके के लोग छोटे लोगों का शोषण करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, तो ये उनके खिलाफ थे। निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। हाँ, एक बात अच्छी है इनके, ये जो आपके पास संपत्ति है उसके विरोध में नहीं थे। कुछ लोगों के पास ज्यादा संपत्ति होने के खिलाफ थे। हाँ, एक ही व्यक्ति के पास अगर बहुत सारी संपत्ति हो जाए, बहुत सारे उद्योग हो जाए, बहुत सारे जमीन हो जाए, तो आसपास के लोगों के ऊपर तो आर्थिक स्थिति खराब होने की संभावना बनती है ना। तो इसीलिए ये ऐसे चीजों के खिलाफ थे। कौन? रेडिकल। तो मुख्य रूप से आप यहां पे ये समझ लीजिए कि 3 प्रकार की सोच रसिया के अंदर पाई गई। जो सबसे पहला था वो कंजर्वेटिव था, दूसरा जो था वो आपको, तीसरा जो है वो रेडिकल है। मतलब पहले नंबर पे जो आया वो तो रूढ़िवादी हो गया, वो तो परिवर्तन चाहते ही नहीं थे। बाद में उन्होंने कहा ठीक है भाई परिवर्तन करो, लेकिन स्लो स्लो पे, धीरे धीरे। दूसरे वाले लोग जो थे वो परिवर्तन कर रहे थे, उनके अपने विचार थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं परिवर्तन ऐसे चाहता हूं, न्यायपालिका की सरकार चाहता हूं, वोट दो लेकिन अमीर व्यक्ति देगा, महिलाएं वोट नहीं देगी। तीसरे नंबर पे है जो वो कहते हैं कि भाई महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दो, महिलाएं भी वोट देगी, क्योंकि महिलाओं ने भी समाज में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और इसके अलावा वो जो थे वो उद्योगपतियों के विशेष अधिकार, जो एक्स्ट्रा उनको अधिकार मिला हुआ था, राइट मिला हुआ था, उसके खिलाफ में थे। निजी संपत्ति के खिलाफ नहीं थे, लेकिन अगर किसी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाए तो उसके खिलाफ रेडिकल हो जाते थे। तो ये 3 प्रकार के सोचों के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं। अगला स्लाइड हमारा कहता है औद्योगिक समाज और बदलाव। अब औद्योगिक समाज और बदलाव क्या था? औद्योगिक समाज मतलब ऐसे समाज जहां पे उद्योग बहुत ज्यादा लग रहे हो, कारखाने बहुत ज्यादा लग रहे हो, और इनके अंदर ऐसे समाज के अंदर बदलाव क्या क्या हो रहा था, चेंजिंग क्या क्या हो रही थी, इसके बारे में भी जानना है। यह वो समाज था, कौन सा? औद्योगिक समाज हम किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये वो समाज था जब नए शहर बन रहे थे, जब न्यू सिटीज, मतलब आप समझ लीजिए बिल्कुल न्यू सिटी जब तैयार हो रहा था, उस समय ये औद्योगिक समाज कहला रहा था। ध्यान से आपको समझना है, जब न्यू सिटीज बन रहे थे उसी समाज को हम औद्योगिक समाज के नाम से जानते हैं। कारखाने लगाए जा रहे थे और रेल फैल रही थी। रेल का मतलब होता है रेल की पटरी। आप ध्यान से समझिएगा, इसी समय में, किस समय में? औद्योगिक समाज के समय में बड़े बड़े शहरों का निर्माण हो रहा था, बड़े बड़े कारखाने लगाए जा रहे थे, रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी, और इसी को औद्योगिक क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। तो यदि आपसे प्रश्न किसी तरह से घुमा के पूछ लिया जाए कि औद्योगिक समाज और बदलाव क्या है, तो आप बताओगे यह वह समाज था, यह वह समाज था जिस समाज के दौरान नए नए शहरों का निर्माण हो रहा था, नए नए उद्योग लगाए जा रहे थे, नए नए कारखाने लगाए जा रहे थे, रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी, शहर को दूसरे शहर से इन्हीं पटरियों के माध्यम से जोड़ा जा रहा था, और इसी क्रांति को हम औद्योगिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। पिछले स्लाइड में हमने औद्योगिक क्रांति के बारे में समझ लिया, और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि औद्योगिक क्रांति था क्या, कैसे नए नए शहर बनाए जा रहे थे, कैसे रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ समस्याएं भी आ रही थी, कुछ परेशानियां भी आ रही थी कि औद्योगिक क्रांति के दौरान क्या क्या समस्याएं आई, या फिर औद्योगिक समाज के निर्माण में क्या क्या समस्याएं आया, क्या क्या बदलाव हुए। उसमें जो समस्याएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
तो सबसे पहले पॉइंट पे नंबर 1 पॉइंट कहता है कि औरतें, जो भी महिलाएं थी, जो भी आदमी था, जो भी बच्चे थे, सभी कहीं ना कहीं कारखानों में काम करते थे, क्योंकि आय का स्रोत ही इनके पास नहीं था। जीवन चलाना था, भोजन करना था, पैसे की कमी थी। तो जो फैक्ट्रियां बन रही थी, जो कारखाने बन रहे थे, उसमें औरतें, आदमी और बच्चे सभी मिलके मजदूरी किया करते थे, नौकरी किया करते थे। काम के घंटे बहुत लंबे होते थे, मतलब इनसे ज्यादा काम करवाया जाता था। ध्यान से समझिएगा, इनसे अधिक काम करवाया जाता था, बहुत लंबे लंबे समय तक इनसे काम करवाया जाता था। और मजदूरी की बात करें, अगर पैसे देने की बात करें, अगर यहां पे मनी की बात आ जाए, तो वो बहुत कम मिलती थी। काम बहुत ज्यादा करवाना और पैसे, मजदूरी बहुत कम मिलता था। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो बेरोजगारी आम थी, मतलब काम ही नहीं था, लोगों के पास रोजगार नहीं था। लोग पैसे कमाने के लिए, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, सभी फैक्ट्रियों में काम करते थे, दिन रात काम करते थे, और इनके बदले में इनको बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे, क्योंकि बेरोजगारी जो था, जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, जो आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया इससे जूझ रहा है, वो बहुत आम हो गया था। पूरी दुनिया आज अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है। कई बार मैंने छोटे छोटे न्यूज पे देखा है, लोग कहते हैं पढ़े लिखे हो तो रोजगार करो। अरे भाई, कौन सा ऐसा देश है जो पूरा पढ़ा लिखा है? कोई टीचर यूट्यूब के मुझे ये बता दे कि कोई सा ऐसा देश, कोई सा ऐसा राज्य जिसमें 95% साक्षरता हो। और साक्षरता की अगर हम बात करें, साक्षरता का तो पैरामीटर ही अलग है। सिग्नेचर करने आ गया तो साक्षर हो गए, ऑको टॉपो करने आ गया तो इससे नौकरी मिल जाएगा, ऑफिस में, आईटी कंपनी में नौकरी मिल जाएगा। आईटी सेक्टर को छोड़ो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो बेरोजगारी आम थी। मतलब अब हर व्यक्ति आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता, हर व्यक्ति टीचर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति आईटी कंपनी में जॉब नहीं कर सकता। सबके कुछ दायरे बटे हुए हैं, और हर व्यक्ति समाज को बैलेंस करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन लोगों के मन में वही बात है ना कि बड़े यूट्यूबर ने बोला है, बड़े टीचर ने बोला है, बड़े कंटेंट क्रिएटर ने बोला है तो सही होगा। तो ये सोच की बात है। शहर तेजी से बढ़ रहे थे। समस्याओं में देखिए कि जो सिटीज थी, जो शहर था, उसका निर्माण बहुत तेजी से हो रहा था। बहुत बड़े बड़े शहरों को बनाया जा रहा था, जिससे रहने और साफ सफाई की भी दिक्कतें थी। रहने में भी परेशानी आ रही थी, साफ सफाई में भी परेशानी आ रही थी। कई प्रकार की समस्याएं जो है वो उस समय के आम नागरिकों के जीवन में चल रहा था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है उदारवादी और रेडिकल के विचार। अब उदारवादी और रेडिकल के विचार को भी समझना बहुत जरूरी है कि उदारवादी जो लोग थे उनके विचार क्या थे, रेडिकल लोग जो थे उनका विचार क्या था, दोनों के विचार में क्या क्या अंतर था। तो देखिए, यहां पे जो सबसे पहला पॉइंट है वो कहता है इन समस्याओं का हल खोजना चाहते थे। ये जो कारखाने, फैक्ट्री, शहरीकरण, रेल की पटरियां जो बिछाई जा रही थी, बच्चे, बूढ़े, जवान अपने भोजन की दुविधा को पूरा करने के लिए इसमें लंबे घंटे तक काम करते थे, और इनके बदले में इनको मजदूरी बहुत कम मिलती थी। तो उदारवादी जो थे नंबर 1 पे, और रेडिकल जो थे नंबर 2 पे, ये दोनों कहीं ना कहीं इन्हीं समस्याओं का हल ढूंढना चाहते थे कि कैसे इस समस्या से अपने समाज को निकाला जाए, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से निकाला जाए, बेरोजगारी की समस्या से निकाला जाए। वे मानते थे कि अगर मजदूर स्वस्थ और शिक्षित हो तो समाज तरक्की करेगा। अब देखिए, इनका विचार ऐसा था कि जो मजदूर थे, लेबर ही क्यों ना हो, जो मजदूर थे, अगर ये स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, शिक्षित होगा, एडुकेटेड होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो तरक्की करेगा, ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। पढ़ा लिखा इंसान तो समाज की तरक्की करेगा ना, ये बात तो आप और हम भी जानते हैं। ऐसे ही सोच इस समय उदारवादी और रेडिकल की भी थी कि कैसे समाज को तरक्की के रास्ते पे लाया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है व्यक्तिगत मेहनत और व्यापार में विश्वास रखते थे। इनका ऐसा मानना था कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने से समाज की तरक्की होगी, व्यापार, बिजनेस को बढ़ाया जाए तो इससे रोजगार उत्पन्न होगा, रोजगार उत्पन्न होगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो इकोनॉमिकल सिस्टम, अर्थव्यवस्था हमारा समाज का सही होगा, और पैसे आएंगे तभी बच्चे को शिक्षित भी किया जा सकता है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस वगैरह खोले जाएंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी। तो ये उदारवादी और रेडिकल के विचार यहाँ पे 3 पॉइंटों में मैंने आपको बताया है। अब हमारा अगला स्लाइड जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि यूरोप में समाजवाद का शुरुआत कैसे हुआ, कैसे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट समाजवाद का देखा जाता है, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, कहां, यूरोप में।
ये महत्वपूर्ण है, ये समझना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 19वीं सदी के बीच तक समाजवाद एक बड़ा विचार बन गया था। देखिए 19वीं सदी की अगर हम बात करें तो इसके मध्य तक की बात करते हैं, मिडिल पॉइंट तक, तो समाजवाद एक छोटा मोटा पॉइंट नहीं था। पूरे यूरोप के अंदर ये एक विचार बन के उभरा, मतलब एक बहुत बड़ा माइंडसेट बन गया वहां के लोगों का। अब यहां पे बात आता है कि समाजवादी कौन थे, कौन लोग थे समाजवादी? तो समाजवादी कोई लोग नहीं थे, समाजवादी एक विचारधारा था, एक सोच था जिसमें लोग जुड़ते जा रहे थे। ये लोग निजी संपत्ति के विरोधी थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ समाजवादी लोग कौन थे, वो क्या चाहते थे, उनका माइंडसेट कैसा था, तो आप बताओगे वो निजी संपत्ति, मतलब घर में जो अलेल पैसा रखते हैं लाखों करोड़ों अरबों, यहां पे लोग भूखे मर रहे हैं। भारत की ही बात कर ले, पैसे नहीं है, लोग मजबूर हैं, मजदूर हैं, और लोगों के पास, कुछ लोगों के पास इतने पैसे हैं कि मतलब चल रहा है। अब जैसे हम लोग एज ए टीचर अगर हमें देखिए तो ठीक है, बड़ी मेहनत करके कर रहे हैं अपना गुजारा कैसे भी। कुछ ऐसे भी टीचर हैं जिनके पास बहुत है, ऐसे ऐसे टीचर जिनके पास इतना है कि मंत्री राज्यपाल ऐसे ही पहुंच जाते हैं उनके पास। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, देखो, क्योंकि इसमें बड़ा सा दिक्कत ये बात का है कि अगर आप बड़े क्रिएटर का नाम ले लो ना, तो वो छोटे क्रिएटर को ऐसे मारते हैं ना, मारने का कहने का मतलब है कि घुमा फिरा के डिजिटली हरास कर देते हैं उनके चाहने वाले फॉलोअर। कई सारे बड़े बड़े लोगों के पीछे ना बड़े बड़े लोगों का भी हाथ होता है। तो मैं नाम लेके फंसना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पैसों की अगर बात हो हर फील्ड में, वो टीचर की बात हो, बिजनेसमैन की बात हो, व्यापारी की बात हो, या किसी भी चीज। जैसे मैं टीचर, एज ए टीचर इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि मैं अपने ऊपर लेके समझा रहा हूं कि कुछ टीचर के पास आय का स्रोत नहीं है, लेकिन कुछ टीचर के पास ये है कि अगर उनका एंगेजमेंट हो जाए तो वो हेडलाइंस बन जाती है, सुर्खियां बन जाती है समाचार पत्रों की और ये न्यूज चैनलों की, जिसमें बड़े बड़े टीचरों को बुलाया जाता है। हालांकि मेरे को नहीं बुलाया, इस बात का गम है मुझे, ये बात आगे किया जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे, विषय से विषयांतर नहीं होना है। ये निजी संपत्ति के विरोधी थे, मतलब ये लोग जो थे वो ऐसा मानते थे कि निजी संपत्ति नहीं रखना है। उनका मानना था निजी संपत्ति ही सारी समस्याओं की जड़ है। जो पैसे आप दबा के रखते हो ना, जो प्रॉपर्टी अपने अकेले में खूब अपने खरीदे जा रहे हो, व्यापार बढ़ा रहे हो, बिजनेस बढ़ा रहे हो, पैसे बढ़ा रहे हो, तो ये क्या है, यही जो निजी संपत्ति है, ये सारी समस्या। करप्शन का जड़ कौन है? निजी संपत्ति है। हमारे भारत में इतनी गरीबी रेखा क्यों है लोगों के पास, लोग इतने गरीब क्यों हैं? क्योंकि कुछ 100 लोगों ने करोड़ों लोगों का पैसा गबन कर रखा है। कुछ 100 लोगों ने लाखों अरबों करोड़ों करोड़ों की संपत्ति गबन करके रखा है। ब्लैक मनी, स्विस बैंक, विदेश में संपत्ति। यहां इतना परेशानी हो रहा है लोगों को जीने में, भोजन करने में, पानी के बिना, दवाई के बिना, और ये लोग ऐसे हैं, हम लोग जीने के लिए दवाई नहीं मिल रहा है इन लोगों को। मतलब ऐसा कहा, मैं मानता हूं कि हम लोग के लिए मतलब भोजन उपलब्ध नहीं है सही तरीके से, और ये लोग जो है वो भोजन करते करते मर रहे हैं। ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो ये जो यूरोप में समाजवाद के विचार के जो लोग थे, जो ऐसे माइंडसेट के लोग थे, वो कह रहे थे भाई जो निजी संपत्ति रख रहा है वही करप्शन कर रहा है, वही घिनौना काम कर रहा है, वही समाज को गड्ढे में धकेल रहा है, बेरोजगारी वही ला रहा है। तो इनका ऐसा मानना था कि भाई निजी संपत्ति मत रखो, क्योंकि मालिक सिर्फ अपने फायदे का सोचता है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी मालिक हो, आप जॉब कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, हमेशा अपने फायदे को लेके ही कोई चलता है ना। अगर आप मजदूरी आपसे कोई मालिक करवा रहा है तो वो आपसे 500 का काम करवा रहा है, तब जाके आपको 200 दे रहा है। अगर आपसे 1500 का काम करवा रहा है तब आपको जाके 700 रुपया दे रहा है। तो ये है, वे चाहते थे कि संपत्ति पर पूरे समाज का कंट्रोल हो ताकि सभी का फायदा हो। ये जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, ये कहते थे कि समाज के जितने भी प्रॉपर्टी हैं, जितने भी पैसे हैं, जितने भी उद्योग हैं, जितने भी रेल हैं, इस पे समाज के सभी लोगों का कंट्रोल होना चाहिए, सभी के सामने होना चाहिए, और इसका फायदा समाज के सभी लोगों को प्राप्त होना चाहिए। ये समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। मतलब इस तरह के माइंडसेट रखने वाले व्यक्तियों को समाजवादी लोग के रूप में जाना जाता था। अब हम अगले स्लाइड में बात करेंगे समाजवादी विचार के बारे में कि समाजवादी विचार क्या था। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, सामूहिक उद्यम, कुछ समाजवादी लोग चाहते थे कि लोग मिलकर चीजें बनाएं और मुनाफे को
काम के हिसाब से बांट ले। अब देखिए समाजवादी विचार में पहला जो पॉइंट है वो आएगा सामूहिक उद्यम, मतलब व्यापार, बिजनेस। सामूहिक मतलब लोगों के द्वारा मिलके। कुछ समाजवादी चाहते थे, ऐसा माइंडसेट के लोग जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे वो चाहते थे कि लोग मिलकर आपस में जुड़कर चीजों का निर्माण करें, प्रोडक्ट का निर्माण करें और उस पे फायदे को लेकर के उनको बेचे और जो इनकम हो वो पूरे ग्रुप आपस में बांट ले। जैसे रॉबर्ट ओवन ने अमेरिका में न्यू हार्मनी को बनाया था। ये एक ग्रुप बिजनेस ही था जिसके फायदे को इस ग्रुप के मेंबर के साथ बांटा जाता था। मतलब कि अब मान लो कि 1%, 2%, 3%, 4%, 5, 6, 7, 8 इन लोगों ने मिलकर किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया। मतलब कोई ऐसा उत्पाद बनाया, उत्पाद बना के और इसको मार्केट में सेल किया। अब इन सभी लोगों ने जो मिलकर उत्पाद बनाया है वो मान लो 50 रुपीज का है। जो इनको प्रोडक्ट में लागत खर्च हुआ इसे इन्होंने मार्केट में 100 रुपए में बेचा, तो इनको प्रॉफिट कितना हुआ? 50। तो ये 50 जो होगा वो इन 8 व्यक्ति को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। ये शुरुआत किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने अमेरिका में न्यू हार्मनी को बना के ऐसी शुरुआत की थी। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है उथल पुथल का समय और 1905 की क्रांति। देखिए 1905 की जो क्रांति थी, 1905 की जो क्रांति है, जो रेवोल्यूशन है, उसको उथल पुथल का भी नाम दिया गया। मतलब बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला इस समय में। अब हम इस पॉइंटों को समझ लेते हैं कि आखिर क्या पॉइंट्स थे। तो देखिए रूस में जार की पूरी तरह से मनमानी चलती थी। जार कौन था पता है? रूस का राजा जार निकोलस, इसका पूरा नाम था जार निकोलस। तो रूस में 1905 की क्रांति जब हुई उस समय रसिया के अंदर ये जो जार था ना, इसकी पूरी तरह से मनमानी, जो मन आए वो करे। साला हिटलर बन गया था, हिटलर की तरह तानाशाही करता था। इसके बाद है आपका तीसरा चैप्टर हिटलर के बारे में भी, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पे हम जार की देख लेते हैं कि पूरी तरह से मनमानी कर रहा है, जो मन आए वो करे, जैसे समाज को रखना वैसे रखे, जैसे ट्रीट करना है, कोई नियम नहीं, नीति नहीं, कानून नहीं, जो मन में आए वही कर रहा है। और इसकी जो पत्नी थी वो और महाबुक्की थी। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि रूस में जार की पूरी तरह से मनमानी चलती थी। कोई संसद वंसद नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, किसी मंत्री का बात नहीं समझना, सेनापति का बात नहीं समझना। अब हम ये मंत्री सेनापति क्यों बोल रहे हैं पता है? क्योंकि जार तो राजा था ना, ये किंग था। उदारवादियों ने राजा की मनमानी खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया। अब यहाँ पे पॉइंट बदलने लगा। मैंने बोला था ना कि यूरोप में समाजवाद की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए ना, उदारवादियों ने यहाँ पे जो जार किंग है, जो मनमानी करता है, हिटलर है, तानाशाह है, उसकी मनमानी को खत्म करने के लिए यहाँ पे आंदोलन होने लगा। किसने किया? तो यहाँ पे उदारवादी सोच के लोग जो थे, इन्होंने जार निकोलस द्वितीय के मनमानी के खिलाफ आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। 1904, हम यहाँ पे 1905 की क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है 1904, इसे ध्यान से समझिएगा, 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। 1904 रूस के मजदूरों के लिए बहुत बुरा साल था। रूस के अंदर जो मजदूर थे, ध्यान से समझिएगा, जो मजदूर हैं रूस के अंदर, जो लेबर हैं, जिनसे लंबे समय तक काम करवाया जाता, पटरियों में, रेल की पटरियों में, उनका हाल बहुत बुरा था। लंबे समय तक काम करवाओ, पैसा दे ही नहीं रहा था, मजदूरी दे ही नहीं रहा था। तो कीमतों में भी वृद्धि हो रही थी। प्रोडक्ट, पाव रोटी, दूध, खाने पीने के सामान में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला, बहुत महंगा हो गया। असली वेतन 20% कम हो गया। यहाँ पे खाने पीने की चीज महंगी हो रही है और जो पैसा इनको, मनी इनको मिल रहा था, उसमें भी उन लोगों ने 20% माइनस कर दिया। पागल हो गए मजदूर सब, यहाँ पे बौखला गए, अलबला गए। और अलबला गए तो क्या हुआ? 1905 की क्रांति की शुरुआत हुई और इस समय पूरा उथल पुथल कर दिया इन्होंने। वो कहते हैं ना कि शांत आदमी अगर है तो आप उसे कमजोर ना समझे। अगर शांत आदमी भड़क गया या बिगड़ गया तो सलमान खान वाला डायलॉग हो जाएगा कि वो चीर और फाड़ देगा। तो यहाँ पे जब रसिया के अंदर मजदूरों की हालत खराब हो गई, इतने इतने लंबे घंटे तक काम करवाया जा रहा था, चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी और इनका वेतन में कमी हो रहा था, तो भड़केगा नहीं आदमी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हुई। अब हम बात करेंगे समाजवाद को समर्थन के बारे में कि समाजवाद को क्या क्या समर्थन प्राप्त हुआ। देखिए 1870 के दशक तक समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल गया। ध्यान से समझना है,
1870 का समय था, 1817, इस समय तक जो समाजवादी विचारधारा थी ना, जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे ना, इनका विचार पूरे यूरोप में फैल गया। एक मतलब आप समझ लो एक माइंडसेट की तरह फैल गया। हर लोगों के मन में बस समाजवादी विचारधारा, समाजवाद अच्छे हैं, समाजवादियों की विचारधारा अच्छी है, हम भी समाजवादी ज्वाइन करेंगे। जैसे भारत में भी बीजेपी है, हम बीजेपी में जुड़ेंगे। हम बीजेपी में क्यों जुड़ेंगे हमें ये नहीं पता है, लेकिन हम बीजेपी में जुड़ेंगे। बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, उन लोगों से पूछ लीजिए 20 काम अच्छा नहीं पता होगा। हाँ, लेकिन ये बात है कि बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, मैं आप ये मत समझना कि मैं बीजेपी का विरोध कर रहा हूं। मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लहर सा होता है, एक आंधी सा होता है, एक तूफान सा होता है, जिसमें बिना सोचे समझे हमें कूद जाना होता है, चाहे परिणाम जो भी हो। तो 1870 के दशक तक जो समाजवादी विचारधारा था वो पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गया। मजदूरों ने अपनी हालत सुधारने के लिए संगठन बनाए। मजदूरों को लगा कि ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ये लंबे लंबे समय तक काम करवाते हैं, पैसा नहीं देते हैं, पैसा में भी कमी करते हैं। तो इन लोगों ने अपना संगठन बना लिया, अपना ग्रुप बना लिया। उन्होंने कम काम के घंटे और वोट के अधिकार की मांग की। कहा कि भाई साहब बहुत हो गया आपकी मनमानी, अब हम ऐसी तैसी कर देंगे आपकी। क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हमारा संगठन है, यूनियन है, मजदूर यूनियन है, लेबर यूनियन है, अब तो पहले काम का घंटा कम करो। साला 15-15, 16-16 घंटा तुम काम करवाते हो, हम घर जाके सो नहीं पाते हैं, कल होके फिर आना पड़ता है। तो पहले तो टाइम पीरियड को शॉर्ट करो, कम करो, और दूसरी बात कि हमको भी मत देने का अधिकार दो, हम भी अपने हिसाब से सरकार चुनेंगे। तुम लोगों ने तो ऐसी तैसी कर रखी है यार हमारी। तो ये हो गया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे एसपीडी, और ब्रिटेन में लेबर पार्टी का निर्माण हो गया। मैंने अभी आपको पहले वाले स्लाइड में बताया था ना, इन लोगों ने अपना संगठन बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार नहीं बना पाया। देखिए ये बात मैं मानता हूं कि 1870 के समय से ही पूरे समाजवादी विचार जो है यूरोप में फैल चुका था, लेकिन यह भी सच्चाई है कि 1914 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय तक, याद है ना, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय पीरियड है। इस समय तक कहीं भी यूरोप में समाजवादी सरकार नहीं आ पाई थी। तो ये समाजवाद को समर्थन में भी है और इसमें सरकार नहीं आई भी, ये भी मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब हम अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है रूस की स्थिति 1914 में। मतलब रूस का क्या स्थिति था। 1914 जो है वो बहुत ही उथल पुथल वाला समय रहा है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार उसी समय शुरू हुआ था। तो यहां पे हम बात करेंगे कि रसिया की क्या स्थिति थी 1914 में। देखिए रूस और उसके साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय, मैंने आपको पहले के स्लाइड में ही बताया है कि उस समय रूस के ऊपर जार निकोलस का ही राज था। जार निकोलस द्वितीय वहां का राजा था। एक राजा था जिसकी सत्ता पर कोई रोक नहीं, मतलब मनमानी, जो मना है वो करे, जो समझ में आए वो करना शुरू कर दे। दूसरा पॉइंट कहता है इसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। जार निकोलस द्वितीय जो था इसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, बहुत बड़े साम्राज्य पर यह राज करता था, जिसमें आज के फिनलैंड, मतलब अभी के समय में जो फिनलैंड है वो भी उस समय रसिया के अंदर ही था। लताविया, यूक्रेन, मध्य एशियाई देश भी इसके अंदर शामिल थे। मतलब बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर ये कहीं ना कहीं शासन करता था। ज्यादातर लोग रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मानते थे, पर कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी इसके अंदर थे। अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते थे। देखिए यहाँ पे क्रिश्चियन भी थे, ऑर्थोडॉक्स भी थे, कैथोलिक भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम और बौद्ध भी थे। ये सारे लोग यहाँ पे रहते थे। ये 1914 में रसिया की स्थिति थी। हम रसिया के अंदर की अर्थव्यवस्था और समाज को समझ लेते हैं कि किस अर्थव्यवस्था पे रसिया टिका हुआ था, क्योंकि 1914 की बात हो रही है और फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में हर एक देश की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी। ऐसे में हम रसिया के बारे में बात कर लेते हैं कि रसिया जो है वो खेती के ऊपर निर्भर करता था। रूस की 85% आबादी खेती करती थी। बड़े ध्यान से समझिएगा कि उस समय रसिया के अंदर लगभग 100 में से 85 व्यक्ति ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, खेती करते थे। यूरोप में सबसे ज्यादा किसान बाजार के लिए अनाज उगाते थे।
रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। वहां के जो किसान थे वो सबसे ज्यादा क्या करते थे, अनाज को उगाते थे, और रूस इन्हीं अनाजों के माध्यम से पूरे विश्व में अपने अनाज को बेच के अपनी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकल सिस्टम, पैसे कमाता था, व्यापार करता था। उद्योग की अगर बात करो, क्योंकि यहां पे हमने खेती की बात की, अगर उद्योग की बात करें तो उद्योग बहुत कम थे। 1914 तक रसिया के अंदर उद्योग बहुत कम था। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को मुख्य औद्योगिक इलाके थे। अगर रसिया के मुख्य दो शहरों के नाम बोला जाए या व्यापारिक क्षेत्रों का नाम बोला जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग था और मॉस्को था। ये दो मुख्य जगह थे। ज्यादातर कारखाने जो थे उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। निजी संपत्ति कहने का मतलब है प्राइवेट था, लोगों का अपना था, उस पर सरकार का वर्चस्व नहीं था। वो लोग अपने हिसाब से मजदूरों को काम करवाते थे, लंबे लंबे समय तक काम करवाते थे और बदले में कम मजदूरी देते थे। तो ये सारी अर्थव्यवस्था और समाज के अंदर समझना जरूरी था। स्लाइड के आगे के पॉइंटों को देख लेते हैं। मजदूरों को कम वेतन मिलता था। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वहां के जो मजदूर थे उनको कम पैसे दिया जाता था और काम के घंटे लंबे थे, मतलब 10 से 12 घंटे उनसे काम करवाए जाते थे और पैसे के नाम पर उनको ठेंगा दिखा दिया जाता था। जो काम करने वाले थे वो 15 घंटे भी काम करते थे। ऐसे ऐसे मजदूर थे जिनसे 15 घंटे भी काम करवाए जाते थे। दूसरा पॉइंट कहता है 1914 तक कारखानों में 31% औरतें थी। मतलब जितने भी कारखाने थे उसमें 31% महिलाएं काम कर रही थी और उन्हें पुरुषों से कम वेतन मिलता था। मतलब काम सेम ही करवाया जाता था महिला से, वही हार्ड काम करवाया जाता था, वही कठिन काम करवाया जाता था, लेकिन इनको पैसे पुरुष से कम दिए जाते थे। मजदूरों में एकता नहीं थी। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। जहां पे एकता नहीं है वहां पे समस्याएं आएगी ही। हमारे भारत में आज इतना दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्यों हो रहा है? क्योंकि आपस में लोगों के पास एकता नहीं है। लोग धर्म के नाम पे लड़ेंगे, लोग जाति के नाम पे लड़ेंगे, और जाति के नाम पे लड़ने वाला भारत के अंदर एक ऐसा राज्य जो बिहार है, जहां से हम आते हैं, हम पासवान जी, हम कुशवाहा जी, हम मिसिर जी, हम पांडे जी, हम सिंह जी, इतने जी है ना यहाँ पे कि इनका कोई वैल्यू नहीं है। पूरी दुनिया में लात जूते खाने वाले काम कर रहे हैं बस। पूरे दुनिया में होता क्या है? थुथु ही तो होता है। अरे कहां नहीं खाते हैं मार? हम बहुत सारे लोगों के मुंह से सुन रहे हैं कि गर्व है कि हम बिहारी हैं। ठीक है भाई, वो तो अपना आत्म खुशी के लिए, वो तो हम बोल बोल के खुश हो जाते हैं, हम बिहारी हैं, हम बिहारी है कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है? अरे हम कर्नाटक में मार खाते हैं, हम तमिलनाडु में मार खाते हैं, हमको तो उड़ीसा वाला भी मारता है, पश्चिम बंगाल में थोड़ा मोड़ा इज्जत मिल जाता है क्योंकि दोनों सेम है, नंगा पंगा। इसके बाद महाराष्ट्र में खाते हैं, दिल्ली में कोई इज्जत नहीं है। तो कहां आप अपने आप को बेहतर समझते हो? कहां आपको बेहतर समझा जाता है? हर जगह आप तुच्छता के पात्र बने हुए हो, सिर्फ और सिर्फ एकता न होने के कारण। हमारे अंदर एकता नहीं है, हमारे अंदर विचार नहीं है, हमारे अंदर दुष्टता भरा हुआ है। हमेशा हम एक दूसरे को परेशान करने का सोचते हैं, टांग खींचने का सोचते हैं। अरे उसको टांग खींच के नीचे गिराओ, साला हम नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगला को नहीं बढ़ने देंगे। ऐसा सोच है, ऐसा माइंडसेट है। हम यहाँ पे रूढ़िवादी विचारधारा पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे समाजवादी विचारधारा पढ़ रहे हैं। आप लोग को बिहारी विचारधारा पढ़ना चाहिए था। ऐसी बातें हैं ना बिहार के अंदर जो उसको खुद ही आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ऊपर से सरकार ऐसा ऐसा बेवकूफ को सरकार में लाके रखा है जिसको अ आ इ का ज्ञान नहीं है, जो पी के भंड रहता है, जिसको शिक्षा मंत्री बना देता है उसको शिक्षा का ज्ञान नहीं है, जिसको स्वास्थ्य मंत्री बना देता है उसको एगो दवाई का नाम नहीं पता है। तो ऐसे में देश का क्या होगा? वही होगा, बेड़ा गर्क होगा बिहार की तरह। देखिए, मजदूरों में एकता नहीं था। कुछ कुशल कुछ अकुशल पर जब दिक्कत आती थी तो वो बड़े हड़ताल करते थे। जैसे 1896 से 97 में कपड़ा उद्योग में, 1902 में धातु उद्योग में। ये सब वो हड़ताल है, स्ट्राइक से मजदूरों का, जब इन्होंने अपने मिल मालिकों के खिलाफ या अपने उद्योग के खिलाफ, अपनी कंपनी ओनर के खिलाफ हड़ताल पे आ गए ताकि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उनके काम के टाइम पीरियड को कम किया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स भी इसमें काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है किसानों की स्थिति। जब रूस के अंदर रेवोल्यूशन चल रहा था, रसिया के अंदर क्रांति चल रही थी, जार निकोलस द्वितीय जो था वहां का राजा, उसकी मनमानी चल रही थी। वो तानाशाह हो गया था, उसको जो मन हो रहा था वो वही कर रहा था। मतलब ऐसा राजशाही था, ऐसा तानाशाही था जिसके ऊपर किसी का अंकुश ही नहीं था। अपनी मनमानी करना, अपने हिसाब से शासन सत्ता को चलाना, अपने हिसाब से कानून को चलाना।
तो ऐसे समय में वहां के जो किसान थे उसकी स्थिति कैसी थी ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो रसिया का जितना जनसंख्या था, टोटल अगर जनसंख्या की बात करें तो 85% लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ किसान थे, वो सिर्फ और सिर्फ खेती के ऊपर निर्भर थे, मतलब किसानी करते थे। क्योंकि इस समय में रसिया के अंदर बहुत ज्यादा उद्योग नहीं था, कारखाने नहीं थे, बहुत बड़ी फैक्ट्रियों का कोई झुंड नहीं था, तो ज्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे। कितने किसान? तो 100 में से कम 85 लोग ऐसे थे। 100 एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अगर 1000 की बात करेंगे तो समझो कि 850 लोग हो जाएंगे। तो ऐसे ही ज्यादातर लोग क्या करते थे? किसान थे, खेती करते थे। बड़ी संपत्तियां सामंतों और अमीर लोग और चर्च के पास थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि वहां की जो शक्ति थी, जो पावर था, जो धन था, जो संपत्ति था, जो जमीन था, जो पैसे थे, वो सबसे ज्यादा किसके पास था? पादरी के पास, पॉप के पास। तो यही वो थे चर्च के लोग जिनके पास ज्यादातर संपत्ति हुआ करता था। किसान राजा और सामंतों का सम्मान नहीं करते थे। किसान राजा और सामंतों का सम्मान नहीं करते थे। ये जो चर्च के पादरी थे ये ना तो किसान को वैल्यू देते थे, ना राजा को वैल्यू देते थे, और ना सामंतों को। अब सामंत एक नया शब्द है, सामंत को समझ लीजिए। सामंत का मतलब होता है जिनके पास जमीन ज्यादा हो। जमींदार लोगों को हम उस समय में सामंत कहते थे। फ्रांस से अलग, मतलब कि ये फ्रांस से अलग होना चाहते थे। वे चाहते थे कि सामंतों की जमीन किसानों को मिल जाए। अब जो मैंने आपको बताया है कि बहुत तरह के सोच के लोग यहां पे थे। कुछ रूढ़िवादी थे, कुछ उदारवादी थे, कुछ अलग विचार के लोग थे। तो ये लोग चाहते थे कि जो सामंतों के पास बहुत ज्यादा जमीन है, बहुत ज्यादा कैश है, पैसे हैं, पावर है, उसको किसानों के अंदर बांटा जाए, किसानों को दे दिया जाए। वे अक्सर लगान नहीं चुकाते थे। उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो मतलब कि टैक्स दे पाए या फिर लगान दे पाए। कई जगह जमींदारों की हत्या भी की थी। अब देखिएगा, कई जगह पर लोगों ने जमींदारों को मार दिया। जिनके पास सामंत जो थे, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन था, उनकी हत्या भी कर दी। ये 1902 और 1905 में हुआ। रूस के जो किसान थे अपनी जमीन समय समय पर अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे, जो जरूरतों के हिसाब से जमीन बांटता था। इस पॉइंट को समझना जरूरी है। रूस में क्या होता था, ध्यान से समझिए। रूस जो था उसके जो मीर थे, मीर किसे कहा जाता है? मीर ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती थी। अब ये प्रॉपर्टी को ये छोटे छोटे अलग अलग किसानों के अंदर एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां करके बांट देते थे। इनसे खेती करवाते थे और खेती के बदले इनसे टैक्स लेते थे, अनाज लेते थे। और बाद में जब खेती खत्म हो जाता था तो ये छोटे छोटे किसान जो है वापस ये जमीन को मीर को सौंप देते थे, वापस अपने सामंत को या जमींदार को जमीन वापस कर देते थे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है रूस में समाजवाद। रूस में समाजवाद, समाजवाद क्या था ये मैंने पहले आप लोगों को बता रखा है कि समाजवाद एक प्रकार का विचारधारा है, सोच है, लोगों के एक तरह का विचार है जिसको लोग फॉलो करते हैं। तो रूस में समाजवाद की अगर बात करें तो 1914 ये ऐसा टाइम पीरियड है जो आपको याद रखना ही है, क्योंकि 1914 ही वो समय है जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और आपको पता है 1918 में यह समाप्त हुआ था। मतलब 4 साल के पीरियड तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। तो 1914 से पहले रूस में कोई भी राजनीतिक पार्टी कानूनी नहीं थी। मतलब ध्यान से समझिएगा, रूस के अंदर 1914 से पहले किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल पार्टी जो था उसको कानून से मान्यता नहीं प्राप्त था, कानूनी तौर पर वो सही नहीं था। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का निर्माण 1898 में हुआ। याद रखिएगा, रसिया के अंदर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का निर्माण 1898 में हुआ था। मार्क्स के विचारों को मानते थे। अब मार्क्स कौन है? तो कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स एक विचारक थे। उनके विचारों को कौन मानता था? तो ये पार्टी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। गैर कानूनी तरीकों से काम करते थे ये वर्कर्स जो थे, मतलब कि आप कह सकते हो ये जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी था, पॉलिटिकल पार्टी था, ये कानून को मानते ही नहीं थे। मतलब गैर कानूनी तरीके से काम करते थे, जो मन में आया वो करते थे। और अखबार निकालते थे, ये अपना न्यूज़पेपर भी छापते थे ताकि लोगों को, जनता को पता चल पाए कि वो किस तरह के काम को कर रहे हैं। और हड़ताल कराते थे।
मजदूरों के अच्छे के लिए, मजदूरों के भले के लिए जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो क्या कर रहे थे, मजदूरों से लंबे समय तक काम करवाते थे, उन्हें सही से तनख्वाह नहीं देते थे, उनकी जीवन व्यस्त हो चुकी थी, अस्त व्यस्त हो चुकी थी, इसलिए ये अखबार के माध्यम से उनको जागरूक करते थे, हड़तालें भी करवाते थे। कुछ समाजवादी ऐसा मानते थे कि रूस में किसान क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। कुछ समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोग ऐसे सोचते थे कि रूस में जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, जो खेती करते हैं, वही इस क्रांति में भाग लेके रूस का भाग्य और भविष्य बदल देंगे। क्योंकि मजदूर नहीं, क्योंकि किसान जमीन बांटते थे। किसान क्या करते थे, जमीन छोटे छोटे किसानों को बांट देते थे। सामंतवाद के लोग क्या करते थे, सामंती जो थे वो अपने जमीन को छोटे छोटे टुकड़े में बांट के छोटे छोटे किसान को दे देते थे। तो ये हमारा रूस में समाजवाद के फैलने के बारे में था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो 1900 में इसका निर्माण हुआ। ध्यान से समझिएगा, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो था इसको बनाया कब गया, 1900 में, 1900 ईस्वी में इस राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया गया। किसान के अधिकारों के लिए लड़ती थी। अब जब यह पार्टी का निर्माण हुआ तो इस पार्टी का काम क्या था, यह पार्टी क्यों बनाई गई थी, इस राजनीतिक पार्टी का काम क्या था? तो ये राजनीतिक पार्टी सिर्फ और सिर्फ किसानों के हक के लिए लड़ती थी, किसानों के हक की बात करती थी, किसानों को जागरूक करती थी और मांग करती थी कि सामंतों की जमीन किसानों को मिले। सामंत मतलब वही बड़े बड़े जमींदार, उनके पास बहुत जमीन हुआ करता था, वो मनमानी करते थे, वो छोटे छोटे किसानों का शोषण करते थे, वो छोटे छोटे किसानों को ऋण देते थे हाई इंटरेस्ट पे, ज्यादा ब्याज के लालच में किसान अपने सामंतों से पैसे ले लिया करते थे, फिर उनको चुका नहीं पाते थे तो उनपे अत्याचार होता था, उनके फसलों को छीन लिया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था। तो ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी था जो 1900 में इसका निर्माण हुआ, ये किसानों के अधिकारों के लिए मुख्य रूप से लड़ता था और इसका डिमांड था, मांग था कि जो बड़े बड़े सामंतवाद हैं, जो बड़े बड़े सामंती है जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, उनके जमीनों को छोटे छोटे किसानों में बांट दिया जाए। अब यहाँ पे हमारे पास जो अगला स्लाइड है वो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लेनिन का नाम आ गया। लेनिन एक ऐसा नाम जो रूस की क्रांति में सबसे अव्वल नंबर पे माना जाता है। अब आप लोग सोच रहे हो कैसे, तो मैं आपको बताऊं कि भारत में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम कैसे लिया जाता है, वैसे ही रसिया के अंदर वहां के जो सबसे प्रिय नेता है उनका नाम लेनिन था। तो लेनिन के विचार के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से विचार लेनिन ने दिया है, और वोल्शेविक खेमे का मुखिया भी इनको माना जाता था। वोल्शेविक क्रांति को रसिया की क्रांति से जोड़ के देखा जाता है। तो अब यहाँ पे मुख्य रूप से हम लेनिन के विचारों को समझेंगे कि लेनिन ने किस तरह के विचारों को प्रकट किया था। ये मानते थे कि किसान एकजुट नहीं है। कौन? लेनिन। लेनिन का ऐसा कहना था कि किसान में एकजुटता नहीं है, उसमें एकता नहीं है, कुछ अमीर कुछ गरीब, इसीलिए वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। लेनिन ऐसा कहते थे कि किसानों में भी कुछ किसान ऐसे हैं जो धनी किसान है, जैसे सामंतवाद वाले किसान, वो तो धनी थे, कुछ गरीब किसान थे जो इंटरेस्ट पर पैसा लेके खेती करते थे। तो दोनों में तो समानता था नहीं, दोनों में समानता न होने के कारण दोनों में एकता भी नहीं था। तो इसीलिए ये सभी क्या था कि समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। जालिम राजा, जालिम मतलब क्रूर, जार निकोलस द्वितीय, रूस की क्रांति में आपको याद रखना है जार निकोलस द्वितीय। जैसे हमने फ्रांस की क्रांति के दौरान लुई 16वें की बात की थी, वैसे ही अगर हम रसिया की क्रांति की बात कर रहे हैं तो वहां का राजा जालिम था, क्रूर था, अत्याचारी था, मतलब कि मनमानी करने वाला था, तानाशाह था। उसमें शासन में क्या था कि पार्टी बहुत अनुशासित होनी चाहिए। उसका ऐसा मानना था कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी ग्रुप हो, उसके अंदर में काम करेगा और सदस्यों की संख्या और स्तर पर उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अब जार निकोलस द्वितीय का यह कहना था कि पार्टी कोई सी भी पॉलिटिकल हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टी के अंदर जितने भी सदस्य होंगे वो मेरे चुने हुए होंगे, मेरे हिसाब से काम करेंगे। तो फिर ये तो पार्टी होने का कोई फायदा नहीं हुआ। पार्टी अगर हम मान लो किसी भी राजनीतिक पार्टी का निर्माण करते हैं डेमोक्रेटिकल कंट्री में, जनतंत्र में, गणतंत्र में, तो वहां पे जनता के द्वारा शासन होना चाहिए ना। अब हम कहेंगे कि नहीं भाई हम जो कहेंगे वही होगा, तो इसलिए इस राजा को जालिम राजा कहा जाता था। अब देखिए मेंशेविक खेमा,
मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता मिलनी चाहिए। ये भी एक प्रकार का व्यक्तियों का ग्रुप था, झुंड था, आप कह सकते हैं पार्टी था। इन लोगों का मानना था कि जितने भी लोग हैं उन सभी को पार्टी में सदस्यता मिलनी चाहिए, उनसे मतदान करवा के तब सरकार का चयन होना चाहिए। डेमोक्रेटिकल कंट्री में तो ऐसा ही होता है ना कि जनता अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चयन करता है और उन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का चयन होता है। मतलब सरकार के ऊपर सीधा कंट्रोल जनता का होता है। तो इसीलिए जो मेंशेविक खेमा था वो कह रहा था कि सभी को सदस्यता दो, सभी को वोट करने का मौका दो ताकि सरकार चुना जाए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे उथल पुथल का समय। उथल पुथल का समय क्या होता है? जब किसी समाज में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होना शुरू हो जाए, बहुत सारी गलतियां दिखनी शुरू हो जाए, बहुत सारी ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़े समाज का जो अचानक से आया हुआ हो। तो 1905 की जो क्रांति है, 1905 की क्रांति को ही हम उथल पुथल का समय के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा 1905 की जो क्रांति है, इसी क्रांति को हम उथल पुथल का समय कहते हैं। रूस में जार की पूरी तरह से मनमानी चलती थी। अब जार कौन? तो मैंने आपको समझाया है, जार निकोलस द्वितीय जो रूस का राजा हुआ करता था, तानाशाह था, अपनी मनमानी करता था और कोई संसद नहीं था, कोई जनता के द्वारा चुना गया सरकार नहीं था, कोई वैल्यू नहीं थी। उदारवादियों ने राजा की मनमानी खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया। उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे, जो उदारवादी विचारधारा से प्रेरित थे, उन लोगों ने जार निकोलस द्वितीय के तानाशाही को खत्म करने के लिए क्या किया? आंदोलन चलाया, आंदोलन किया, मतलब कि आप कह सकते हैं रेवोल्यूशन किया, क्रांति किया। 1904 में रूस के मजदूरों के लिए बहुत बुरा साल था। जो अब देखिए पूरा रूस के अंदर ज्यादातर तो लोग किसान थे, 85% किसान। तो उस समय मजदूरों का जो हाल था वो बहुत बुरा था। ये साल उनके लिए बहुत खराब था। कीमतों में बहुत वृद्धि हो गई थी और वेतन में 20% कम कर दिया गया। मतलब जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर थे, लेबर थे, उनको सैलरी 20% कम देने लगे वो लोग। मतलब 20% उनका कम कर दिया। जैसे 100 रुपए सैलरी था तो उनको 80 रुपए देना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो खाने पीने का सामान था वो महंगा होता जा रहा था। ऐसे में लोगों को दिक्कत हो रहा था जीवन को जीने में। तो ये उथल पुथल का समय 1905 के समय को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आंदोलन भी कई सारे चले। उदारवादियों ने राजा की मनमानी को, तानाशाही को खत्म करने के लिए कई प्रकार के आंदोलन को चलाया। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है खूनी रविवार। 22 जनवरी 1905 का समय है, खूनी रविवार। अब खूनी रविवार को हम इंग्लिश में ब्लडी संडे भी कहते हैं। ध्यान से रखिएगा, याद इसको, इसे हम ब्लडी संडे के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसे हम खूनी रविवार कहते हैं। यह समय था 22 जनवरी 1905। 1905 22 जनवरी रविवार का दिन, और इसे हम खूनी रविवार के नाम से भी जानते हैं। हुआ क्या था इस दिन, क्या क्या घटनाएं घटी थी? मजदूरों के नेता पादरी गोपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस जार के महल विंटर पैलेस पहुंचा। ध्यान से समझिएगा, मजदूरों का नेता कौन था? पादरी गोपान। गोपान नाम है और क्रिश्चियन था, पादरी था, मतलब पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था। तो उसी ने पूरे मजदूर को लेके एक रैली निकाली और वो क्या किया, जुलूस को जार निकोलस द्वितीय जो राजा हुआ करता था वहां का, उसका महल का नाम क्या है? विंटर पैलेस। वहां पे पहुंचा, पुलिस ने हमला कर दिया। अब जार निकोलस द्वितीय के जो सैनिक थे उन्होंने हमला कर दिया। पादरी गोपान के नेतृत्व में जो मजदूर वहां से निकल रहे थे उस पर गोलियां चला दी और जिसमें 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए। 100 से ज्यादा मजदूरों का यहां पे मौत हो गया। कैसे? क्योंकि जार निकोलस द्वितीय के जो सैनिक थे उनके रैली पर हमला कर दिया, गोली चलाना शुरू कर दिया। 100 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 लोग जो थे वो घायल हो गए, मतलब उनके हाथ पैर में गोली लगा। इस घटना से 1905 की क्रांति की शुरुआत हो गई। यही वो घटना है जिसे हम खूनी रविवार कहते हैं और 1905 की क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई। अगर आपसे पूछा जाए 1905 की क्रांति से आप क्या समझते हो, तो आप बताओगे पादरी गोपान जो था वो मजदूरों का एक जुलूस लेके राजा के महल के सामने से गुजर रहा था। जार निकोलस द्वितीय ऐसा मनमानी वाला राजा था, ऐसा तानाशाह वाला राजा था जिसने अपने सैनिकों को कहा कि गोली चला दो, और सैनिक गोली चलाने लगे। 100 लोग मर गए, 300 लोग घायल हो गए
और यही क्रांति जो था वो 1905 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब बात करेंगे क्रांति के परिणाम के बारे में। 1905 की जो क्रांति थी जिसमें जार निकोलस द्वितीय ने गोली चलवा दिया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? तो अब लोग भड़क गए, लोगों का दिमाग सटक गया, देश भर में हड़तालें शुरू हो गई। पहले जो छोटी छोटी हड़तालें हुआ करती थी अब पूरे देश में हो गया, क्योंकि पूरे देश के लोग गुस्से में आ गए। 100 लोगों को मार दिया, 300 लोग घायल हो गए, वो भी निहत्थे बिना किसी कारणवश। पूरे देश में गुस्सा फैल गया। विश्वविद्यालय बंद हो गए, जितने भी यूनिवर्सिटीज थे, जितने भी कॉलेज थे, जितने भी विद्यालय थे, सबको बंद कर दिया गया। वकील, डॉक्टर आदि ने यूनियन ऑफ यूनियंस बनाई और संविधान सभा की मांग की। अब जितने भी वकील टाइप के लोग थे, एडवोकेट थे, डॉक्टर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और कहा कि भाई ये जार निकोलस का तानाशाही नहीं चलेगा, राजा नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे अब संविधान चाहिए, नियम चाहिए, कानून चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। जार ने एक चुनी हुई सलाहकार संसद ड्यूमा बनाने की सहमति दे दी। अब जार को जब प्रेशर पड़ा तो उसने वहां पे एक संसद बनाया जिसका नाम क्या रखा? ड्यूमा। 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि जार ने पहली ड्यूमा को 75 दिन में और दूसरी ड्यूमा को 3 महीने में भंग भी कर दिया। ड्यूमा तो बना, संसद तो बना, लेकिन पहली ड्यूमा जो बना उसको 75 दिन में खत्म कर दिया। फिर दूसरी ड्यूमा बना, उसे 3 महीने में खत्म कर दिया, क्योंकि वह अपनी सत्ता पर कोई रोक नहीं चाहता था, वो अपनी मनमानी चाहता था। अब ड्यूमा बना तो राजा की शक्तियों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, राजा की शक्तियों को रोकना शुरू कर दिया। अब राजा ये चाहता ही नहीं था कि कोई उसको रोके टोके, क्योंकि वो तो तानाशाह था, वो मनमानी करना चाहता था, तो वो ड्यूमा को खत्म कर देता था। उसने कानून बदलकर तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादियों को भर दिया, रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों को भर दिया और उदारवादियों एवं क्रांतिकारियों को बाहर रखा। जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, उनको ड्यूमा से बाहर रखकर सिर्फ और सिर्फ ड्यूमा में रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों को भर दिया। काफी देर से हम पहले विश्व युद्ध की बात कर रहे थे और बता रहे थे कि 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब आ गया है समय कि पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रूसी साम्राज्य के बारे में पढ़ा जाए। देखिए 1914 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और फ्रांस, ब्रिटेन, रूस के बीच युद्ध छिड़ गया। वर्ल्ड वॉर होता क्या है? विश्व युद्ध होता क्या है? एक देश से एक देश जब लड़े तो उसे हम वर्ल्ड वॉर नहीं कहते हैं। जब कई सारे देश मिलके कई सारे देशों के साथ लड़ना शुरू हो जाए तो उसे हम विश्व युद्ध कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ 1914 में हुआ। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इन लोगों ने आपस में लड़ाइयां शुरू कर दी। कब? 1914 में, 1914 में। शुरुआत में रूसियों ने जार का समर्थन किया। रूस के जो लोग थे वो जार निकोलस द्वितीय का समर्थन किया, पर युद्ध लंबा खिंचने पर जार ने ड्यूमा से सलाह लेना छोड़ दिया, संसद से सलाह लेना छोड़ दिया, जिससे लोगों का समर्थन कम हो गया। लोगों ने इसको सपोर्ट करना कम कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया, क्योंकि यह जर्मन नाम था, जर्मनी का नाम था, इसलिए इस नाम को बदल दिया गया। जो रानी थी, जो जार निकोलस द्वितीय की रानी थी, उसका नाम था जरीना एलेक्सेंड्रा। इन्होंने जर्मन होने और उसके बुरे सलाहकार जैसे कि रासपुतीन ने राजशाही को और बदनाम किया। ये ऐसी रानी थी जिसका बुद्धि भ्रष्ट था, मतलब अंट संट फैसले लेती थी, रानी थी, उसका बात सब मानता था। तो ये भी एक मतलब गलत सलाहकार साबित हुई। इसके द्वारा लिए गए जो फैसले थे वो गलत साबित हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो 1914 में चल रहा था उसमें पूर्वी मोर्चे पर बहुत बुरा हाल था, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। रूसी सेनाओं को जर्मनी और ऑस्ट्रिया से बड़ी हार मिली। मतलब रूस के जो सेना थी, जो रशिया के सेना थे, जो जार निकोलस द्वितीय के सेना थे, उनको जर्मनी ने हराया, ऑस्ट्रिया ने हराया। 1917 तक 70 लाख लोग मारे गए। अब समझो कि 1914 में ये युद्ध शुरू हुआ और 3 साल बाद लगभग 70 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए। कितने ज्यादा लोगों के यहाँ पे मृत्यु हो गई, जान चली गई। पीछे हटती सेनाओं ने फसलें और इमारतें जला दी। जो सेना पीछे युद्ध में हार के वापस जा रही थी ना, वो फसलों में आग लगा दिया, उसे जला दिया, इमारतों को जला दिया, जिससे 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। मतलब फसलों को जला देना, घर में आग लगा देना, तो जो वहां पे लोग रहते थे वो अपने घर को छोड़ के दूसरे जगह पे चले गए, उसी को हम शरणार्थी कहते हैं। सरकार और जार दोनों अलोकप्रिय हो गए। जार के इस
कदम से या इस घटना से उनको कोई पसंद नहीं कर रहा था। सिपाही भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। जो जार निकोलस द्वितीय के सिपाही थे, जो सेना थी, वो भी अब कह रहे थे कि भैया हमें युद्ध नहीं लड़ना है। तो ये सारी घटनाएं 1914 के समय में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में देखा गया था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है उद्योग और अर्थव्यवस्था पर असर। मतलब उद्योग, फैक्ट्री बनाना या फिर किसी अन्य प्रकार के कारखानों को बनाना, और उनकी जो इकोनॉमिकल सिस्टम थी, इस पर क्या असर पड़ा इस लड़ाई के बाद। तो रूस के उद्योग कमजोर हो गए। रूस के अंदर जितने भी उद्योग चल रहे थे, जितनी फैक्ट्रियां चल रही थी, जितने भी कारखाने चल रहे थे, उनका काम धंधा ठप हो गया। बाहर से आने वाला सामान बंद हो गया क्योंकि जर्मनी ने बाल्टिक समुद्र पर कब्जा कर लिया। अब ये बाल्टिक क्षेत्र जो है वो भी आपको आगे की क्लास में पढ़ना है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि रूस के अंदर जो सामान आता था वो इनको जर्मनी के बाल्टिक समुद्र क्षेत्र से ही आता था। उसने, अब जब जर्मनी ने कब्जा उस पर कर लिया तो इसके बाद इनका सामान आना बंद हो गया। रेलवे लाइनें टूटने लगी। मर्दों को युद्ध में भेजने से मजदूरों की कमी हो गई। जब बहुत सारे लोगों को युद्ध में भेज दिया गया, सेना में भेज दिया गया, तो खेती करने वाला कोई नहीं था, मजदूरी करने वाला कोई नहीं था। शहरों में खाने पीने की कमी हो गई क्योंकि किसान खेती नहीं कर पा रहे थे, फसलों में आग लगा दिया गया था। रोटी और आटे की किल्लत हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर दंगे होने लगे। रोटी खाने के लिए लोग मारने लगे दुकान वालों को जाके, क्योंकि पैसे थे नहीं और भूख से कोई तड़प नहीं सकता था। तो छीना झपटी, चोरी चमारी सब होना शुरू हो गया। लोग रोटी खाने के लिए दुकानदारों पर गोलियां चला दे रहे थे, मारने लगे उनको, सिर्फ और सिर्फ रोटियों के लिए, क्योंकि रोटियों की किल्लत हो गई, आटे की किल्लत हो गई, फसल हो नहीं रही थी, मजदूर थे नहीं, किसान खेती कर नहीं पा रहे थे। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न हो गई, जिससे अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। अब हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट पॉइंट, फरवरी क्रांति जो 1917 में हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ध्यान से समझना है, 1917 का समय है, सर्दियों का समय है, ठंड का समय है, और राजधानी जो पेट्रोग्राद थी इसकी हालत बहुत खराब हो गई। बहुत बुरी हालत में यह काम चल रहा था। यहाँ पे 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में तालाबंदी हो गया। 22 फरवरी का समय था जब एक फैक्ट्री, एक कारखाने में तालाबंदी हो गया, ताला लग गया। अगले दिन 50 और फैक्ट्रियों में मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। जब एक फैक्ट्री में ताला लगते हुए देखा तो मजदूरों को हिम्मत बढ़ी, उन्होंने 50 और फैक्ट्रियों में ताला लगवा दिया, काम करने से मना कर दिया। औरतें भी इस हड़ताल का नेतृत्व कर रही थी, महिलाएं भी कहीं ना कहीं इस हड़ताल में जमकर भाग ले रही थी। और इसी दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी कहते हैं। आज पूरा विश्व जब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है, वो इसी कारण से कि जब वहां पे हड़तालें हो रही थी रसिया के अंदर, तो पहले तो पुरुषों ने एक फैक्ट्री को ताला लगवाया, फिर अगले दिन 50 और फैक्ट्रियां बंद हो गई। इस हड़ताल में महिलाएं भी नेतृत्व कर रही थी, महिलाएं भी अपना अहम योगदान दे रही थी। इसी कारण से इसी दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। प्रदर्शनकारी जो थे वो शहर के बीचों बीच आ गए। जितने भी रेवोल्यूशनरी थे, जितने भी ये आंदोलन करने वाले व्यक्ति थे, मजदूर थे, वो शहर के बीच में आके हड़ताल करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा फरवरी क्रांति था, जो महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पे पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। रसिया के अंदर रेवोल्यूशन जो था वो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किन लोगों के द्वारा हुआ, कैसे विचारों के द्वारा हुआ, कैसे विचार के लोग वहां पे थे, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में समझा दिया गया। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।